सेना के अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर रोटी सेक रही हैं। अग्निवीरों की चिंता में सभी पार्टियों ने दिन रात एक कर दिया है। अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, इस पर कोई नेता उन्हें नौकरी के नए नए सुझाव दे रहा है, तो कोई उनकी चिंता में सरकार को घेर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस वक्त बयानों के पटाखे चला रहे हैं। सेना की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हुई इस हिंसा पर राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्साही छात्रों को समझाने के लिए अब हर तरफ से कोशिश हो रही है कि इन छात्रों का गुस्सा शांत किया जाए और उन्हें अग्निपथ योजना की खूबियों के बारे में समझाया जाए। खास तौर से सेना से 4 साल बाद रिटायर होने पर उनका क्या भविष्य होगा, इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या सुझाव दिया है, ये सुनिए। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस सुझाव से उन्हीं की पार्टी के सांसद वरुण गांधी खफा हो गए। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है। वो कहां जाएंगे? कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। उत्तर पूर्वांचल में जिस प्रकार के जो संगठन हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से देश भर में प्रदर्शन को कहा। उन्होंने छात्रों से हिंसा रोकने की अपील भी की। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा ही विषय है जिस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर, सत्याग्रह इत्यादि के नाम पर आज हम राजनीति, कोरी राजनीति देख रहे हैं। अग्निवीरों का भविष्य कैसा होगा, इसे लेकर सरकार की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अग्निवीरों का 4 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भविष्य के बारे में क्या कहा, सुनिए। వాళ్ళందరికీ స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము, వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి స్కిల్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పని చేయొచ్చు. దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా వేల పోస్టులు ఉంటాయి. किशन रेड्डी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि सशस्त्र बल अब अग्निपथ भर्ती योजना के तहत देश के लिए स्किल्ड लेबर जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए एक प्रशिक्षण मैदान होगा। एक नई उपलब्धि का पता चला। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर लगातार मोर्चा खोला हुआ है। रांची में उन्होंने फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी फौज में 1 लाख की वैकेंसी है और हम सिर्फ 45,000 लेने जा रहे हैं। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई भी? फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई लड़के जाते हैं हमारे, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, देश के लिए कमिटमेंट होता है उनका, और
वो तमाम चीज़ें बंद करके आप एक तमाशा कर रहे हैं। विपक्ष को बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी बातें बोलनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान और भड़काऊ बयान जो आ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। नेशनल प्रॉपर्टी हम सबकी है, उसके लिए हम लोग भी टैक्स देते हैं, आप लोग भी टैक्स देते हैं। एक अच्छी स्कीम आ रही है, सारे विभाग लेने को तैयार हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा के बाद सरकार और सेना इसमें कई बदलाव कर रही है ताकि प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत किया जा सके। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस बात पर भी सरकार को घेरा है। हमारी जो सेना का शौर्य बलिदान है वो सबसे ऊपर है और सेना का मनोबल कहीं कमजोर ना हो, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। फौज में भर्ती होना लोगों का सपना है और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो लोग आते हैं अधिकांश वो लोग फौज में भर्ती होते हैं। आज उनके रास्ते रोक दिए जाएं। अगर योजना में खूबियां हैं तो लगातार बदलाव क्यों कर रहे हैं? पॉलिसी अनाउंसमेंट करने के बाद 6 बदलाव कर चुके हैं। मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, ये अग्निपथ योजना ये क्रांतिकारी योजना है। ये दुनिया में भारत की फौज को मजबूती के साथ दुनिया में और ऊंचा स्थान रखने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है कि उनको बरगलाने की कोशिश चल रही है। अग्निपथ योजना में कई नए बदलाव करते हुए सेना ने साफ कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी। ऐसे में इस मुद्दे पर कब तक राजनीति गर्म रहती है ये देखना पड़ेगा। एबीपी न्यूज पर अब बारी है फंड का फंडा की और हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, ये समझना है निवेश कैसे बढ़ता है हर महीने निवेश करने से, कि कंपाउंडिंग का फंडा क्या होता है जिसमें पैसे से पैसा बढ़ता जाता है? कंपाउंडिंग, जिसको आइंस्टीन ने कहा था कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो सिंपली ये है कि आप पैसा लगाते हैं, आप 100 रुपये लगाते हैं, 100 रुपये अगर 10% अर्न करता है तो अगले साल ये बढ़ करके 110 रुपये हो जाता है। फिर उसके बाद वो 110 रुपये अर्न करता है। तो इस तरह से आपकी जो कमाई है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका बढ़ा हुआ पैसा ज़्यादा कमाता है। और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का जो दर है, जो रिटर्न का जो दर है वो ज़्यादा है। तो अगर आपका पैसा ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा बढ़ा हुआ पैसा ज़्यादा दर से कमाए तो वो पैसा आपका ज़्यादा रफ्तार से बढ़ता है। तो कंपाउंडिंग के फंडे से आप अपने पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। बता दें आपको कि पुलवामा में एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। ये सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। बता दें कि देर रात से ही ये मुठभेड़ चल रही थी। इससे पहले कल सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकियों को मार गिराया था और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है जिसमें आतंकियों को ढेर करने का काम सुरक्षा बल कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और पुलवामा में एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक और बड़ी सफलता सुरक्षा बल को मिली है। देखिए, ये मुठभेड़ जो है रात को उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलवामा के चाटपुरा इलाके में घेराबंदी कर दी थी। घेराबंदी के दौरान जिस घर में शक था कि मिलिटेंट छुपे हुए थे, जब सुरक्षा बल यहाँ पहुंची तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें अभी तक लश्कर तैयबा से जुड़े एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। मैं बता दूं कि जो यात्राश्व होने से पहले खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेशन हैं वो सुरक्षा बलों ने तेज कर दिए हैं और ये उसी की कड़ी है जो ये ऑपरेशन है, क्योंकि सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन का पैटर्न बन गया है कि रात के दौरान ही ये ऑपरेशन ज्यादा हो रहे हैं और इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कल जिस तरीके से पुलिसकर्मी की जो हत्या की गई थी उसके बाद एक बार फिर से टारगेट किलिंग्स में शामिल होने वाले मिलिटेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या इस मुठभेड़ का ताल्लुक या कोई कनेक्शन उस घटना से है जिसमें पुलिसकर्मी फारूक अहमद मीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है और पुलिस की तरफ से अंतिम बयान का इंतजार है। जी बिल्कुल, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। आसिफ, फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने रविवार को मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया।
कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की वारदात के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो गया है। हर दिन आतंकियों का सफाया हो रहा है। रविवार को सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। कुलगाम मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि लोलाब के जंगलों से गिरफ्तार आतंकी शौकत अहमद की निशानदेही पर पुलिस ने रविवार को कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर में दोनों पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। मारे गए दोनों आतंकी जैश के लिए काम करते थे और पुलिस जवानों पर हुए हमलों में शामिल थे। जम्मू कश्मीर से ही है, जहां के पुंछ में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। मलबे में ट्रक दबा हुआ है। जमीन में काफी गहराई तक गड्ढा बन गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां रविवार अचानक बादल फटने से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बादल फटने से एक ट्रक मलबे में दब गया, जिस वजह से ट्रक ड्राइवर उसमें फंस गया। राहत और बचाव के लिए सेना की टीम बुलाई गई। ड्राइवर को किसी तरह ट्रक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बादल फटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के मकान भी मलबे में ढक गए। फिलहाल सेना, बीएसएफ और स्थायी पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी है। बात कर लेते हैं असम की, जहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। अब तक 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि बता दें 42 लाख लोग बेघर हो गए हैं। असम में भारी बारिश की वजह से 30 जिलों में 42 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मौसम के आगे हर कोई बेबस और लाचार है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। 30 जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। नागांव इलाके में पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। इंसान, पशु, हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ पानी का तेज बहाव है और हर कोई जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारी बारिश के बीच नागांव से होकर गुजरने वाली कलंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। असम के बोंगई गांव में भी हालात बदतर हो गए हैं। सड़कों पर नाव चलने लगी है। लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा होने लगा है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, माँ अपने बच्चे को किसी तरह सैलाब के बीच सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मानसून पूर्वी राज्यों में पहुंचते ही कहर बरपाने लगा है। बिहार में रविवार को तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई। बड़ी खबर यह है कि तूफान और बिजली गिरने से बिहार में 17 लोगों की जान चली गई, तो भागलपुर में 6 लोगों की जान गई। पूर्वी राज्यों में मानसून की दस्तक कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश के बीच बिहार में वज्रपात हुआ है। तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से कल देर रात तक 17 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। आंधी और वज्रपात से भागलपुर में 6 लोगों की जान चली गई, वैशाली में 3, खगड़िया और बांका में 2-2 लोगों की मौत हुई, जबकि कटिहार, सहरसा, माधेपुरा, मुंगेर में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु बेहद दुखद है। सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से आपदा प्रबंधन के सुझावों का पालन करने की अपील भी की है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ संगठनों ने आज भारत बंद की अपील की है, जिसको देखते हुए देश के कई हिस्सों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर दनादन वायरल हो रहे हैं।
जिनमें अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद रखने की अपील की गई है। ये किसी संगठन की तरफ से नहीं है, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इस गैर जिम्मेदार पोस्ट ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। भारत बंद के लिए की गई अपील को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। यही नहीं, झारखंड सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं केरल में बंद की अपील को देखते हुए राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कई राज्यों में अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। जबकि राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए ट्वीट किया, लिखा कि झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। जोधपुर वासियों से अनुरोध है कि 20 जून 2022 को भारत बंद किसी भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठन द्वारा बंद आयोजित नहीं है। बंद की ये झूठी अफवाह है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिगड़े हालात का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर पिछले 4 दिनों से जहां तहां फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक कल यानी रविवार को रात 8 बजे तक के लिए 491 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे बवाल का सबसे ज्यादा असर बिहार और यूपी में देखने को मिला है। इसलिए सोशल मीडिया की भारत बंद की अपील के बाद यहां की पुलिस भी अलर्ट पर है। ऐसी भयानक तस्वीरें सामने न आए, फिर ऐसी हिंसा न भड़के, फिर विरोध के नाम पर देश की संपत्ति का विनाश न हो, इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भारत बंद की अपील को यूपी और बिहार पुलिस गंभीरता से ले रही है। यूपी पुलिस का दावा तो ये भी है कि अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों की एंट्री हो गई है, जो आज हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा समाचार प्रसारित हो रहा है कि भारत बंद के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भारत बंद की अपील के मद्देनजर लखनऊ समेत पूरे यूपी में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद रेल मंडल से गुजरने वाली 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और यूपी के गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है। जो भी ऐसे व्यक्ति समूह में या अकेले भी इस प्रकार के किसी कृत्य में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार, जो इस समय सबसे ज्यादा जल रहा है, वहां बंद की अपील को देखते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है और 17 जिलों में इंटरनेट सेवा आज रात तक के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शनिवार, रविवार की तरह बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द हैं। देखिए, अग्निपथ योजना के विरोध में भड़की हिंसा का व्हाट्सएप कनेक्शन भी सामने आया है और इसके बाद पुलिस ने 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिंसा पर आमादा ये भीड़, ट्रेन को जलाते बवाली, आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब अब मिल गया है। दावा है कि हिंसा भड़काने की साजिश व्हाट्सएप ग्रुप से रची गई थी। कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप से फर्जी खबरें फैलाई गई थी, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने ऐसे ही 35 व्हाट्सएप ग्रुप पर पाबंदी लगा दी है। अग्निपथ योजना के विरोध में भड़की हिंसा में कुछ कोचिंग संस्थानों की साजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 17 जून को तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुई हिंसा में भी सेना की भर्ती के लिए तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के नाम आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से भी सामने आई। वहां कुछ कोचिंग सेंटर पर हिंसक प्रदर्शन के लिए छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर में इस मामले से जुड़े 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ कोचिंग के लोग और उनको जो है कुछ लोग और उकसा रहे थे, ऐसे लोगों का बारे में पता लगा है। इसके बाद में रेड भी हुई है। रेड के बाद में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। वहीं अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ महाराष्ट्र में एनसीपी ने भी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कुछ
कुछ दिन पहले की ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के समर्थन में उतरी। लेकिन आज कांग्रेस का कल से ज्यादा ताकत के साथ सड़कों पर उतरने का प्लान है। उसकी खास वजह यह है कि राहुल की ईडी के सामने पेशी और अग्निपथ योजना पर विरोध दर्ज कराने की मजबूरी। सपना तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। ये अग्निपथ इस देश का युवा को कहीं ना कहीं खत्म करने का एक नया स्कीम लेके आए हैं। एक दिन पहले यानी रविवार को भी कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। प्रियंका गांधी ने छात्रों से हिंसा न करने की अपील करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को कहा था। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। वहीं बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और अग्निपथ योजना के फायदे गिनवाते हुए विपक्ष के बहकावे में न आने की अपील की। अग्निपथ योजना ये क्रांतिकारी योजना है। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। मुझे मालूम है कि इस देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए। अग्निपथ योजना के विरोध में महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाने लगी है। वहां एनसीपी के युवा इकाई ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने का फैसला लिया। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर सवाल जवाब उनके साथ होगा। आपको बता दें कि इसके पहले राहुल से 3 दिन में 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद उन्हें ब्रेक मिला। आज से फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड केस में पिछले हफ्ते जैसी तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली, वैसे ही तस्वीरें एक बार फिर आज नजर आ सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी से आज प्रवर्तन निदेशालय चौथी बार सवाल जवाब करेगा। इससे पहले राहुल गांधी को ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन निजी कारणों से राहुल ने सोमवार तक का वक्त मांगा था, जिसके बाद ईडी ने राहुल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ कर चुका है। पिछले सोमवार यानी 13 जून को राहुल गांधी से करीब 10.5 घंटे की पूछताछ हुई, जबकि मंगलवार को ईडी ने राहुल से 11 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किया। बुधवार को राहुल गांधी से 8 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब चला। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कई सवालों को जवाब नहीं दे पाए हैं, इसीलिए ईडी ने उन्हें एक बार फिर बुलाया है। उधर ईडी के खिलाफ कांग्रेस का संग्राम जारी है और अब इसमें अग्निपथ योजना का विरोधी भी जुड़ गया है। महात्मा गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते से जबरदस्त आंदोलन हो, पर वहाँ कहीं पर भी अहिंसा के रास्ते और सत्य के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, आज एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर घमासान दिखेगा। अग्निपथ पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू की तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। वहीं जेडीयू और आरजेडी को कभी एक दूसरे की दुश्मन थी, वो अब एक दूसरे को टारगेट करने से बच रही है। पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई होती है? आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। ये तल्खी बिहार की सत्ता पर काबिज बीजेपी जेडीयू के बीच देखने को मिली और जैसे ही इन दोनों पार्टियों के बीच दूरी बढ़ी तो आरजेडी इस मौके को अपने पक्ष में करने में जुट गई, जिसकी एक बानगी पटना में देखने को मिली, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू पर चुप्पी साध ली। सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। यानी जो तेजस्वी कल तक नीतीश के निशाने पर के लिए कोई बयान नहीं देते थे, वो आज नीतीश पर कुछ नहीं बोले। इससे पहले अग्निपथ पर बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और बीजेपी में खुलकर बयानबाजी भी हुई थी। शासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं।
कहा जा रहा है कि आरजेडी अग्निपथ पर हो रही राजनीति में कूदी तो जरूर, लेकिन जेडीयू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के साथ। इसलिए जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ती नजदीकियों पर चर्चा गर्मा गई। वहीं अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना ने साफ कर दिया है कि ये योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी। इसके साथ ही हिंसा में हिस्सा ले रहे छात्रों को सेना में भर्ती नहीं करने का भी फैसला लिया गया है। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे इन छात्रों को समझाने के लिए तीनों सेना के प्रतिनिधि सामने आए। सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और प्रदर्शन का अग्निपथ योजना पर कोई असर नहीं पड़ा। सेना ने साफ कह दिया है कि बलवाई अग्निपथ योजना के तहत मिलने वाली नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। इतना ही नहीं, सेना ने अग्निपथ योजना पर किसी दबाव में नहीं आने का फैसला लिया और सेना किसी भी कीमत पर इस स्कीम को वापस नहीं लेगी। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। इसके साथ ही तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली नियुक्तियों के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया। सेना के मुताबिक वायुसेना में भर्ती के लिए 24 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा और 24 जुलाई को ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। वहीं नौसेना में 25 जून तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 21 नवंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। नौसेना के पहले बैच में महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे। थल सेना में भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर में 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच थल सेना में शामिल हो जाएगा। On 1st July, we will have the notifications from all the recruiting officers और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। रविवार को देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन किया। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर रविवार को बीजेपी की 14 सदस्यीय प्रबंधन टीम की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सदस्यों को बताया गया बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। एनडीए के सहयोगी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन मिल रहा है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद देश भर में प्रचार शुरू होगा। इससे पहले जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने पार्टी की तरफ से विपक्ष के कई नेताओं से भी बातचीत की। वहीं 21 जून को शरद पवार की अगुवाई में 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है, जिसके बाद विपक्षी खेमे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी हुई है। बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। जिस जगह पर फायरिंग हुई है उसी के पास म्यूजिक कॉन्सर्ट भी चल रहा था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही गोलीबारी यहां पर शुरू होती है, अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शूट आउट की एक बार फिर ये घटना सामने आई है और अमेरिका में एक बार फिर गन कंट्रोल का जो मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार चाहे सरकार हो वहां की या फिर विपक्ष, गन कंट्रोल को लेकर बयानबाजी यहां पर होती रही है।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं। प्रणय, पहले पूरी घटना बताएं, आखिर क्या हुआ? देखिए, वॉशिंगटन डीसी के उत्तर पश्चिम का इलाका है जहां पर ये घटना हुई। ये 1400 स्ट्रीट और यू स्ट्रीट के करीब का इलाका है जहां पर मौचला एक इवेंट चल रहा था और उस इवेंट के दौरान ही ये गोलीबारी की घटना हुई। करीब रविवार शाम 6 बजे की ये घटना है और उसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट है उसने तत्काल वहां रेस्पॉन्ड किया। लेकिन इस गोलीबारी में जो अंधाधुंध गोलीबारी हुई है इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को तो गोलियां लगी ही हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी गोली लगी है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक अब स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल इलाके को कॉर्डन भी किया गया है और साथ ही सामान्य आवाजाही को फिलहाल वहां रोक कर तलाशी ली जा रही है कि कुछ और लोग तो नहीं हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये म्यूजिक इवेंट के दौरान एक मौचला इवेंट था, उसके दौरान ये घटना हुई वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन जिस तरह से आप कहने दीजिए, ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बन रही है अमेरिका के लिए। लगातार जो मास शूटिंग है उसकी घटनाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं और स्कूल से लेकर पब्लिक प्लेसेस तक लगातार कई जगह इस तरीके की घटनाएं जो है वो अमेरिका में सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग अब तक शिकार हो चुके हैं, कई लोग मारे भी गए हैं। चाहे हम ब्रुकलिन की बात करें या बफेलो इलाके की बात करें, इस साल ही करीब 200 से ज्यादा घटनाएं अमेरिका के अंदर दर्ज की जा चुकी हैं मास शूटिंग। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा प्रणय भी बता रहे थे कि 200 से अधिक ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ये घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। जब अंधाधुंध फायरिंग हो रही है स्कूल के सामने या फिर दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर, ऐसे में गन कंट्रोल को लेकर क्या आगे सरकार कोई फैसला लेती है या फिर कदम उठाती है, ये देखना होगा। फिलहाल तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में कल भी 2 आतंकी मारे गए थे। पुलवामा में आज एक आतंकी मारा गया है। पिछले 24 घंटे में 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, 24 घंटे में 7 आतंकियों को ढेर किया गया, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं उसमें सबसे बड़ी मुठभेड़ जो है वो कुपवाड़ा में हुई है, जिसमें शनिवार से अब तक जो है 4 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मैं बता दूं कि शनिवार शाम को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि एक मिलिटेंट जिसका नाम शौकत अहमद बताया गया था उसको गिरफ्तार किया गया था। उससे मिली पूछताछ के दौरान जानकारी के आधार पर कुपवाड़ा के लोलाब में एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें रविवार को पाकिस्तानी 2 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और ये मुठभेड़ जारी रही। और आज सुबह तड़के पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि 2 और मिलिटेंट, जिनमें गिरफ्तार शौकत अहमद भी शामिल है, उनको मार गिराए गए हैं। यानी कुल लोलाब में 4 मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिनमें पुलिस की हिरासत में जो शौकत अहमद नाम का एक मिलिटेंट था वो भी शामिल है। जबकि आज सुबह तड़के ही पुलवामा के चाटपुरा इलाके में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर तैयबा से जुड़े 1 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराने का दावा किया है। और लगातार जैसा आपने बताया कि कल भी कुलगाम में भी एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। यानी पिछले 24 घंटे में 7 मिलिटेंट मार गिराए गए हैं और अभी भी 2 जगह पे कम से कम ऑपरेशन जारी है। पुलवामा में भी ऑपरेशन जारी है और कुपवाड़ा में भी तलाशी अभियान अभी चल रहा है। जी आसिफ, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अपने दर्शकों तक आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कुछ संगठनों ने आज भारत बंद की अपील की है, जिसे देखते हुए देश के कई हिस्सों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इस तरह के पोस्टर सोशल मीडिया पर दनादन वायरल हो रहे हैं, जिनमें अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद रखने की अपील की गई है। ये किसी संगठन की तरफ से नहीं है, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इस गैर जिम्मेदार पोस्ट ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। भारत बंद के लिए की गई अपील को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। यही नहीं, झारखंड सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं केरल में बंद की अपील को देखते हुए राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश
गए हैं। साथ ही कई राज्यों में अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। जबकि राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए ट्वीट किया, लिखा कि झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। जोधपुर वासियों से अनुरोध है कि 20 जून 2022 को भारत बंद किसी भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठन द्वारा बंद आयोजित नहीं है। बंद की ये झूठी अफवाह है। अग्निपथ योजना के विरोध में बिगड़े हालात का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर पिछले 4 दिनों से जहां तहां फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक कल यानी रविवार को रात 8 बजे तक के लिए 491 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था। और देखिए, अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे बवाल का सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। और इसलिए सोशल मीडिया की भारत बंद की अपील के बाद यहां की पुलिस अलर्ट पर है। ऐसी भयानक तस्वीरें सामने ना आए, फिर ऐसी हिंसा ना भड़के, फिर विरोध के नाम पर देश की संपत्ति का विनाश ना हो, इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भारत बंद की अपील को यूपी और बिहार पुलिस गंभीरता से ले रही है। यूपी पुलिस का दावा तो ये भी है कि अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में असामाजिक तत्वों की एंट्री हो गई है, जो आज हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा समाचार प्रसारित हो रहा है कि भारत बंद के अंतर्गत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भारत बंद की अपील के मद्देनजर लखनऊ समेत पूरे यूपी में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। मुरादाबाद रेल मंडल से गुजरने वाली 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और यूपी के गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है। जो भी ऐसे व्यक्ति समूह में या अकेले भी इस प्रकार के किसी कृत्य में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार, जो इस समय सबसे ज्यादा जल रहा है, वहां बंद की अपील को देखते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है और 17 जिलों में इंटरनेट सेवा आज रात तक के लिए बंद कर दी गई है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शनिवार, रविवार की तरह बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें आज भी रद्द हैं। आज के 1 करोड़ रुपए 10 साल बाद कितने होंगे और क्या ये एक निवेशक को सोच के निवेश करना चाहिए? आज आप एक करोड़ एक बड़ी सी रकम लगती है और शायद आज है भी, लेकिन 10 साल के बाद ये 1 करोड़ बड़ी रकम नहीं होगी। 10 साल के बाद की 1 करोड़ आज के 50 लाख के बराबर होगी। 15 साल के बाद आपके पास 3 गुना पैसा होना चाहिए, 3 करोड़ रुपया होना चाहिए आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर होने के लिए। 20 साल के बाद ये 5.5 गुना होना चाहिए और 30 साल के बाद करीब करीब 8 गुना होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम है। अगर आप किसी को बताएं कि आपके पास 8 करोड़ रुपया होना चाहिए। बहरहाल आप देखते रहिए फंड का फंडा और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और अब बात करते हैं मौसम के कहर की। असम में भारी बरसात से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अब तक 71 लोगों की जान चली गई, जबकि 42 लाख लोग बेघर हुए हैं। असम में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मौसम के आगे हर कोई बेबस और लाचार है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। 30 जिलों में 42 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। नागांव इलाके में पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। इंसान, पशु, हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ पानी का तेज बहाव है और हर कोई जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारी बारिश के बीच नागांव से होकर गुजरने वाली कलंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। असम के बोंगई गांव में भी हालात बदतर हो गए हैं। सड़कों पर नाव चलने लगी है। लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा होने लगा है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, माँ अपने बच्चे को किसी तरह सैलाब के बीच सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। असम के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में राहत और बचाव के लिए अब सेना को बुलाया गया है।
हर तरफ पानी ही पानी है, सैलाब के आगे जिंदगी बेबस है। असम में भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें असम के बाक्सा जिले की हैं। बुजुर्ग महिला पानी के बीच कई दिन से घर में कैद थी, लेकिन जब सेना के जवान वहां पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। जवानों ने कंधे पर उठाकर बुजुर्ग महिला को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। असम के करीमगंज में हाल और बुरा है। पूरा इलाका जलमग्न है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राहत और बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लोगों को नाव के सहारे सैलाब से निकालने की कोशिश की जा रही है। असम के कछार की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बहाव की वजह से रास्ते कट गए हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। असम में 1100 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 9000 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। और देखिए कुछ ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी है, जहां बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। मलबे में ट्रक दबा हुआ है। जमीन में काफी गहराई तक गड्ढा बन गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां रविवार अचानक बादल फटने से आए सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बादल फटने से एक ट्रक मलबे में दब गया, जिस वजह से ट्रक ड्राइवर उसमें फंस गया। राहत और बचाव के लिए सेना की टीम बुलाई गई। ड्राइवर को किसी तरह ट्रक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बादल फटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि आसपास के मकान भी मलबे में ढक गए। फिलहाल सेना, बीएसएफ और स्थायी पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी है। बंगाल की खाड़ी से होता हुआ मानसून पूर्वी राज्यों में पहुंचते ही कहर बरपाने लगा है। बिहार में रविवार को तेज बारिश के बीच बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी राज्यों में मानसून की दस्तक कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश के बीच बिहार में वज्रपात हुआ है। तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से कल देर रात तक 17 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। आंधी और वज्रपात से भागलपुर में 6 लोगों की जान चली गई। वैशाली में 3, खगड़िया और बांका में 2-2 लोगों की मौत हुई, जबकि कटिहार, सहरसा, माधेपुरा, मुंगेर में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु बेहद दुखद है। सभी मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से आपदा प्रबंधन के सुझावों का पालन करने की अपील भी की है। और बात बांग्लादेश की, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ ने 60 लाख लोगों पर कहर बरपा दिया है। वहां हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ प्रभावित जिलों में मदद के लिए अब सेना बुला ली गई है। बांग्लादेश में आसमान से ऐसी तबाही बरसी कि लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वहां नदियों ने ऐसा तांडव मचाया कि रिहायशी इलाके सैलाब में डूब गए। ये दर्दनाक मंजर बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबते जा रहे हैं। न घर बचा, न दुकानें और न ही सड़क। सब पर पानी का कब्जा हो गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव का ही सहारा है। कुछ लोग तो पिछले कुछ दिनों से नाव पर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये त्रासदी जानवरों की जान पर भी बनाई है। बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य पहुंचाने के लिए सेना ने कमान संभाल ली है। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बताया जा रहा है कि देश की वहां की कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के बाढ़ का पानी कई बिजली घरों में भर गया है, जिसकी वजह से बिजली सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।